ओके, जय हिंद बच्चों। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। ये पहला लेक्चर है क्लास 11th के लिए। आई होप जल्दी ही लेक्चर सारे मैं अपलोड कर पाऊँगा। देखते हैं इस क्लास में कितना कवर हो सकता है। ये पहला बेसिक चैप्टर है जो आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, या आप कोई भी बुक देखेंगे या कोई भी लेक्चर देखेंगे तो जो सबसे पहले लेक्चर क्लास में मतलब बताया जाता है 11th क्लास में, वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट ही होता है। इसके 2-3 रीजंस भी हैं, क्योंकि सबसे बेसिक टॉपिक यही है। बेसिक का मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसका यूज़ पूरे फिजिक्स में होता है, तो 2 टॉपिक के नाम लिए जा सकते हैं। उसमें भी अगर ये पूछा जाए कि मैथ फिजिक्स का ऐसा कौन सा टॉपिक है, तो उसका एक ही नाम है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसका यूज़ हर टॉपिक में होता है। अच्छा, जो 2 और टॉपिक कहे जाते हैं और तथाकथित जो कहे हुए टॉपिक्स हैं, वो हैं कैलकुलस और डिफरेंशिएशन। पर वो दोनों मैथ हैं। अगर आप ध्यान दें तो दोनों ही मैथ के चैप्टर तो सिलेबस हैं, दोनों ही मैथ में आप पढ़ते हैं। वेक्टर 3D और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेरियस मतलब जितने भी कैलकुलस के पार्ट हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज़ हर चैप्टर में होगा, इसलिए सबसे पहले इसे पढ़ाया जाता है। इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है फिजिक्स का कि फिजिक्स क्या है, डेफिनेशन क्या है फिजिक्स की, हम फिजिक्स के बारे में क्या पढ़ते हैं, रोल ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द फिजिक्स, हाउ इवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स, कैसे फिजिक्स इवॉल्व हुई 1800 से लेके, मीन्स जो फर्स्ट डिस्कवरी फिजिक्स में मानी जाती है वो न्यूटन प्रिंसिपलिया की पहली बुक न्यूटन्स प्रिंसिपलिया नाम से, मोशन के बारे में। और जो सबसे लेटेस्ट फिजिक्स में डेवलपमेंट हुई जो बुक मतलब पढ़ा जाता है वो है आपका रिलेटिविटी, मतलब जो कि बहुत पुरानी है। या अगर मॉडर्न फिजिक्स की आप बात करें तो उसमें बहुत सारे पुराने ही कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि डिफरेंट अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये सारे एक्सपेरिमेंट भी आपके बहुत मतलब 1800 से और मतलब 1950 से तो पहले के ही हैं। तो जो मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ते हैं वो भी बहुत पुरानी ही है। लेकिन बेसिकली जो फिज़िक्स बहुत मतलब जो लेटेस्ट है, उसमें भी जो सबसे लेटेस्ट इन्वेंशन या डिस्कवरी है वो आपके सेलफोन से ही जुड़ी हुई कुछ है। और वैसे कोई डिस्कवरी क्लास 12th के सिलेबस में तो इंक्लूड नहीं की जाती है किसी भी बोर्ड में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बेसिक है, और इस टॉपिक में हम लगभग हर वो चीज़ पढ़ेंगे जो कि मतलब आपको कभी ना कभी परेशान की हुई है। वो चाहे सफिक्स हो, कन्वर्जन हो, डिफरेंट मतलब क्वांटिटीज़ के बाइफर्गेशन हो या डिफरेंट क्वांटिटीज़ हो। और मैं कुछ मतलब के ट्रिक्स बताऊंगा किसी चीज़ को याद करने के। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात आती है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स, कभी भी आप मेजरमेंट करेंगे तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा, आपका एंड रिजल्ट, उसे आप किसी न किसी यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा ही। वो लेंथ मेजरमेंट हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, वेलोसिटी हो, स्पीड हो, एक्सीलरेशन हो, फोर्स हो, इम्पल्स, एनर्जी, एनीथिंग, उसका एंड रिजल्ट जो होगा, या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे मेजर भी करते हैं क्लास 11th में, तो उसे जब भी मतलब आप मेजर करेंगे तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद उसको आप किसी यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए इन दोनों को एक साथ मतलब पढ़ा जाता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट का अगर सिंपल डेफिनेशन होता है कंपैरिजन, ये हम आगे मैं बताऊंगा अभी। और यूनिट्स वो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज होती है जिनके टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात आती क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है हम रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणवत्ताओं को दर्शाने के लिए उपयोग की जाती है। इन सिंपल, किसी भी फिजिकल मैटर की प्रॉपर्टी को या फिनोमिना को रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटिटी का यूज करते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक चेयर है, टेबल है, रूम है, एक पेड़ है, तो जो भी आपका टेबल होगा उसकी एक मतलब डेफिनेट लेंथ, उसका एक लेंथ एंड ब्रेड्थ होगा, उसका एक एरिया होगा, उसका एक मास होगा, एक वॉल्यूम होगा। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज को प्रेजेंट की हैं। मतलब इस टेबल का इतना एरिया है, इतना मास है, ये इस चीज़ से मिलके बना है, तो उसका कंपोजिशन, उसकी डेंसिटी, उसका वेट, तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हुई। मतलब किसी भी आप फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात कीजिए, जैसे कि चेयर, या तक कि पेड़ भी, तो पेड़ की अपनी एक लेंथ होगी, उसका अपना एक वॉल्यूम होगा, उसका अपना एक मास होगा, उसका अपना एक
और भी अगर बायोलॉजिकल फिनोमेना की बात ना करें तो, या केमिकल फिनोमेना की ना बात करें तो, उसके मतलब बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर होंगे जिसको मिल के वो बनाया गया होगा, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते। सिंपल एक कप, तो कप का अपना एक इनर रेडियस होगा, एक आउटर रेडियस होगा, एक साइज होगी, एक वॉल्यूम होगा, एक मास होगा। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनसे हम किसी भी मैटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं या उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलो पहले लिख देते हैं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी एनी क्वांटिटी, आई होप मेरी स्पेलिंग आपको इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। एनी क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू represent any phenomena and physical property of any matter can be referred as physical quantity. Now what एक और टर्म इसमें है फिनोमिना। नाउ फिनोमिना मीन्स एनी इवेंट, कोई भी इवेंट अगर इन्वायरमेंट में होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से बारिश का होना, तो बारिश एक निश्चित एक फिक्स टाइम पे शुरू हुई होगी और एक फिक्स टाइम पे एंड होगी और एक सर्टेन इंटरवल के लिए बारिश होगी। तो टाइम बेसिकली फिनोमिना में जो मेजर फिजिकल क्वांटिटी आती है वो होती है टाइम। वन मोर एग्जांपल कि कोई एक बॉडी, कोई एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से उठ के दूसरे पॉइंट तक जाता है, इसमें एक डेफिनेट टाइम इंटरवल लगेगा, एक फिक्स टाइम पे शुरू होगा, एक फिक्स सर्टेन टाइम पे एंड होगा। तो इस फिनोमिना को होने में एक टाइम, मतलब एक इतने टाइम में ये हुआ है, इस टाइम पे शुरू हुआ, इस टाइम पे खत्म हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये सभी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं। इनफैक्ट एक सिंपल लैंग्वेज में मैं ये कह सकता हूँ, आपने आज तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं फिजिक्स में क्वांटिटीज़ के बारे में आज तक, वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इन सिंपल। ओके, नाउ लेट राइट सम एग्जांपल। व्हाट आर द एग्जांपल? एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, वेलोसिटी, टाइम एटसेट्रा। इवन अगर हम पूरा लिखने लगे तो पूरा पेज भर जाएगा, क्योंकि आपने अगर ध्यान दें तो क्लास 11th में कुछ बुक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ और सारे डायमेंशंस लिखे होते हैं एक टेबल पे। तो मेरी समझ से वो टेबल आपका 100 से ज़्यादा का होता है। तो ये बहुत सारे, मतलब ये ब्रॉडर को, मतलब ये बहुत ज़्यादा हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, नाउ तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हुई। अच्छा, हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं किस में? यूनिट्स में। तो लेट डिफाइन यूनिट्स ऑल्सो। नाउ व्हाट आर यूनिट्स? तो जैसे कि मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 7 मीटर। नाउ व्हाट इज मीटर? दिस इज अ यूनिट। तो जैसे कि अगर मैं आपको मेजर करने के लिए देता हूं, मैं ऐसे कहता हूं इस लेंथ को मेजर कीजिए, तो आपने इसको मेजर किया, आपने पाया 7 मीटर के इक्वल है। तो मतलब आप अगर इसको 1 मीटर के पार्ट में तोड़ें तो ये 7 पार्ट्स में टूटेगा, मतलब इसके 7 हिस्से होंगे। तो दिस मीन्स दिस इज 7 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, मतलब ये 1 मीटर के 7 टाइम्स है। तो वो 1 मीटर एक डेफिनेट लेंथ है, मतलब वो 1 मीटर भी आपकी लेंथ ही है, ये बस ये रिप्रेजेंट करता है कि इसकी लेंथ उसके 7 टाइम्स 7 मीटर है। तो मीटर क्या है? मीटर एक डेफिनेट स्टैंडर्ड है, मतलब एक डेफिनेट लेंथ है। मीटर की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो इसके 2-3 डेफिनेशन मिलती हैं। एक कहीं सर्टेन जगह पर एक रॉड रखी हुई है जो कि आपकी 1 मीटर की है, मतलब उस लेंथ को 1 मीटर मानते हैं। या फिर अगर आप और देखें, मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे तो जो आई थिंक ऑरेंज वेवलेंथ की जो लाइट होती है उनके एक मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, उसका जो एक पर्टिकुलर मतलब कलर है लाइट का, उसका वेवलेंथ 1 मीटर आता है। तो बेसिकली 1 मीटर एक डेफिनेट लेंथ है जिसको हमने डिफाइन कर दिया है, जिसे हमने मान लिया कि हाँ ये हमारा 1 मीटर होगा, और उसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सबने उसको सेम मतलब एक्सेप्ट किया है। सो व्हाट इज द यूनिट? यूनिट आर द बेसिक स्टैंडर्ड references
used in the measurement is called units. Now in this definition there are some points you need to understand. This is references, sorry, this is not referenced. Basic standard. Standard means it will be fixed, it will be not be variable, और ये हर एक मतलब हर एक यू कैन से फिजिसिस्ट या मतलब जो भी नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशन होंगे फिजिक्स से जुड़े हुए, उससे ये पता होगा, उनके द्वारा ये आपके मतलब स्पेसिफाई होंगे. इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ जो SIO सिस्टम है वो सारे कंट्रीज ने लगभग मिलकर एक्सेप्ट किया था. रेफरेंसेस मीन दिस विल बी ऑल्सो इन कंपेरिजन टू समथिंग यूज्ड इन द मेजर. ऑब्वियसली हमने पहले ही डिफाइन किया था मेजरमेंट में इसका यूज करेंगे. तो ये 3 पॉइंट एक की वर्ड्स की तरह है, आपको इसे ध्यान रखना चाहिए. Okay, now again comes to another point. What do you mean by measurement? Simple, this is a comparison of unknown quantity to a standard known quantity. So let me write first. Measurement is the comparison of unknown quantity with a standard known quantity. Now इसमें 2-3 वर्ड आपके इंपॉर्टेंट हैं. कंपैरिजन मीन सिंपल, दिस ए कंपैरिजन of unknown quantity with respect to a standard known quantity. Now what is this standard known quantity? ये बेसिकली यूनिट ही है. अगर आप ध्यान दें तो ये वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसको हमें पता होता है, यूनिट्स. एक बहुत सिंपल एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन बिटवीन A to B, ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप क्या करते हैं, सॉरी A to B, आप क्या करते हैं, आप इसके ऊपर एक स्केल रखते हैं जिसका 0 किसी एक एंड पर सेट करते हैं, और लेट से आपकी स्केल इतनी बड़ी है, दिस इज 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दिस विल बी 1 डैश 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 3 4 5. ओके, आगे मैं नहीं लिख रहा, यहाँ 1 होगा. लेट से यहाँ आता है आपका 5. सो ये एक लेंथ कितनी है, लेट्स से दिस इज सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, मतलब दिस इज 1 सेंटीमीटर, तो ये होगा आपका 5 सेंटीमीटर. सो दिस यू विल से लेंथ बिटवीन A एंड B इज 5 सेंटीमीटर. तो आपने इसे कैसे किया, आपने इस अननोन, ये जो इसकी लेंथ थी ये अननोन थी, दिस इज अननोन एंड दिस इज स्टैंडर्ड नोन. वाई स्टैंडर्ड, बिकॉज आप कोई भी 2 स्केल ले लें 15 सेंटीमीटर की, आप पाएंगे, सॉरी कोई भी 2 स्केल ले लें 15 सेंटीमीटर की, आप पाएंगे वो दोनों 15 सेंटीमीटर एग्जैक्ट सेम लेंथ के हैं. सो दिस इज स्टैंडर्ड नोन बिकॉज वी नो व्हाट इज द मीन्स लेंथ ऑफ ईच बिटवीन, मतलब जितने भी इसके मार्क्स हैं उन सब के बीच की हमें लेंथ पता है, मतलब ये पूरी लेंथ हमें जो भी हम इस पर लिखी हुई है उसके बारे में हमें पता है. ओके, तो आपने इसको और इसको सिर्फ सिंपल कंपेयर किया है, दैट इज व्हाई मेजरमेंट इज नोन एज कंपैरिजन. एक और एग्जांपल, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू मास. आपने मास कैसे मेजर किया होगा सिंपल डे टू डे लाइफ में, विथ अ फिजिकल बैलेंस. एंड फिजिकल बैलेंस में क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसे निडल होती है और ये आपका होल्ड होता है, यहाँ पर okay, my drawing is not very good, so यहाँ पर हमने रखा एक फिक्स स्टैंडर्ड अमाउंट 5 kg और यहाँ हमने कुछ अननोन अमाउंट्स रखे. ओके, हमें इसका मास नहीं पता था और ये एग्जैक्ट इक्वल आया है.
this is. So we will say mass of this will be equal to mass of this. So we'll say mass of this is equal to 5 kg. And what is this? This is unknown quantity, जिसका मास हमें पता नहीं था, unknown quantity. And what is this? This is standard, again standard known quantity. Okay. So I hope clear हो गया why mass is, why this is measurement is known as कंपैरिजन. तो मतलब इसमें कंपैरिजन है. इनफैक्ट मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ. वेलोसिटी मीन्स 5 किलोमीटर. मान ली ओके, दिस समवन इज शोइंग दिस बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू 5 मीटर पर सेकेंड. तो हमें पता है 5 मीटर पर सेकेंड क्या होता है. अगर कोई बॉडी 5 मीटर 1 सेकेंड में कवर करे तो 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये बॉडी 5 मीटर 1 सेकेंड कवर कर रही है. सो दिस इज स्टैंडर्ड. एंड इसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं थी. तो हम इसे कैसे मेजर करते हैं? इस तरह मेजर करते हैं कि एक ऑडोमीटर लगाते हैं किसी भी तरीके से, या फिर इसकी दूरी निकालते हैं किन्हीं एक टाइम इंटरवल के बीच में, उसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है. तो बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड है, उसकी वेलोसिटी पता नहीं थी, उसको निकालने के लिए हमने दो चीज़ों को डिवाइड कर लिया. तो मतलब हमने बेसिकली कंपैरिजन ही किया है. और इससे एग्जांपल आप दे सकते हैं जैसे कि वेट और टाइम. सो बहुत सारे इसके अदर एग्जांपल्स हैं. ओके. Okay, now move to something new. What are the different physical quantities? अब ये बात आती है फिजिकल क्वांटिटीज कितने होते हैं. So let me write types of physical quantity. What are the different types of physical quantity? नाउ बेसिकली ये दो टाइप्स होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 3 भी लिखा रहता है. पर मैं बता रहा हूँ आपको क्यों 3 लिखा रहता है और क्यों बेसिकली 2 होते हैं. क्योंकि दो बेसिकली जो होते हैं वो होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, जिन्हें बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है, एंड डिराइव्ड क्वांटिटी. थर्ड क्वांटिटी इज नोन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. बाय सप्लीमेंट्री इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज सप्लीमेंट्री जो वर्ड है ये मतलब एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया है. ये फंडामेंटल में नहीं आता, डिराइव में भी नहीं आता, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्री से और एंगल से बिलोंग करते हैं. उनमें 2 ही क्वांटिटीज होती हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, रेडियन स्टेरेडियन, उनकी यूनिट्स हैं. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बेसिकली 2 तरह की होती हैं, एंड दैट इज फंडामेंटल एंड बेसिक. सो दिस इज ओके, लेट मी राइट लाइक दिस. Fundamental quantity or also known as base quantity, sometimes also referred to as independent quantities, and this is derived quantities. Derived quantity. Okay. Now व्हाट आर डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटी. जो बेसिक चीज़ें आपको नाम से क्लियर हो पा रही हैं, फंडामेंटल एंड दिस इज डिराइव्ड. ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं ये इस पे डिपेंड नहीं करती, पर ये इस पे डिपेंड करती हैं. फंडामेंटल मीन्स दिस इज द बेसिक क्वांटिटीज़ जिसका यूज़ करके हम बाकी अदर क्वांटिटीज़ को फॉर्म करते हैं. तो द क्वांटिटीज़ विच आर, सो लेट मी राइट दीज क्वांटिटीज़ are basic quantities independent to any other quantity. अच्छा, वाई इंडिपेंडेंट, ये आपको एग्जैक्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज दूँ. एक्चुअली बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं, 7, नॉट मोर नॉट लेस. डिसेंट मिस्टर टाइम एंड करंट इंक्रीज टेम्परेचर. ओके, सो दिस इज 7 क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज आपकी बहुत सारी होती हैं. इनफैक्ट जो नई क्वांटिटीज अगर एक्सप्लोर भी की जाती हैं या फॉर्म भी की जाती हैं तो वो सारी भी डिराइव्ड ही होती हैं. अभी रिसेंट में कोई क्वांटिटीज मुझे नहीं याद है जो एक्सप्लोर किया गया हो,
लेकिन फिर भी आप मतलब इन सातों के अलावा, सिंपल डेफिनेशन में इन सातों के अलावा सारी क्वांटिटीज जो डिराइव्ड है। इनफैक्ट एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, लेंथ एंड टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। किसी बॉडी का लेंथ किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ना ही टाइम, दो मतलब एक इवेंट को होने में लगा हुआ टाइम किसी और चीज़ पे, टाइम पे डिपेंड बेसिकली नहीं करता है। अगर कर मतलब जैसे कि मान लीजिए बॉडी ए से बी तक गई, इसमें कितना टाइम लगा ये और बॉडीज के जाने पे डिपेंड नहीं करेगा। तो टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन डिराइव क्वांटिटी, सब लेट्स से स्पीड, स्पीड मीन्स स्पीड जो क्वांटिटी होती है उसमें होता है लेंथ अपॉन टाइम, लाइक मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम टाइम को इंक्रीज करते हैं तो उस टाइम में कवर होने वाली दूरी भी इंक्रीज हो जाएगी, और हम टाइम रिड्यूस करते हैं तो उसमें कवर होने वाली दूरी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो उनमें इंटरडिपेंडेंसी आप देख पा रहे हैं। तो डिराइव क्वांटिटीज फंडामेंटल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें जो मास टाइम था वो मास और पर टाइम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसके पास इसमें जो मास टाइम है वो दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, इसलिए ये फंडामेंटल है, इसलिए डिराइव्ड है। ओके, आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग। सो दीज क्वांटिटीज, अच्छा ओके, लेट मी राइट वन मोर स्टेटमेंट। ओके, लेट मी राइट दिस, डिराइव्ड क्वांटिटीज derived quantities are dependent on fundamental quantity. Derived quantities are dependent on fundamental quantity. Okay, now इस क्वांटिटी को जैसे मीटर पर यूनिट लेंथ मतलब मीटर पर सेकेंड, तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, दिस इज मीटर अपॉन सेकेंड और कैसे मीटर सेकेंड इनवर्स। लेकिन इसको हम किसी सिंपलर फॉर्म में तोड़ नहीं सकते हैं, किसको किसी सिंपलर फॉर्म में तोड़ा नहीं जा सकता है। सो आई कैन से दीज क्वांटिटीज कैन नॉट बी resolved into further simpler quantity. ओके, बेसिक बात और बता दूं कि जो चैप्टर है थोड़ा सा आपको मतलब याद करने वाला है, तो मतलब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको याद करनी पड़ेंगी। सो okay, so this cannot be resolved into further simpler quantities. Okay, let me write in derived quantity. Derived quantity can be broken or represent in terms of, means इसके terms में, in terms of base quantity. ओके, फाइनली क्लियर, मतलब इसको हम इसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं पर इसको इसके टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। दिस कैनॉट फंडामेंटल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ डिराइव्ड, बट डिराइव्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, नाउ लेट मी राइट some example. Okay, other than writing an example, I should write all the fundamental quantity. Now what are the all 7 fundamental quantity? Let me write with them. Okay, मैं ये लिखता हूँ। So this table is very important. मैं सजेस्ट यू टू लर्न दिस। अगर आप याद कर सकते हैं प्लीज़ याद कर लीजिए, हालांकि मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ याद करने का। फंडामेंटल क्वांटिटीज, नेक्स्ट वन SI यूनिट, इसको यहीं लिख देते हैं, हालांकि आगे मैं फिर बताऊंगा। सिंबल वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छा इसमें भी मैं आपसे बताऊं कि इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इन्हें याद रखिएगा। यूनिट आप यूज टू हो जाएंगे, लेकिन सिंबल कन्फ्यूज़न इसमें ही होता है। ओके, सो फर्स्ट इज लेंथ। ऑब्वियसली अगर आप सिंपल अगर आपको याद भी हो तो आपने देखा होगा क्लास 11th में LMT लिखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले में लिखते हैं, तो वही 3 शुरुआत में लिखते हैं। लेंथ, नेक्स्ट वन इज मास 2, टाइम थर्ड वन,
amount of substance, amount of substance, amount of substance. Now current, luminous intensity. Okay, why I'm writing luminous intensity? Because intensity और भी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो दिस इज luminous intensity, so you're not confused between both. luminous intensity basically इसे आप पढ़ेंगे वेव की चैप्टर में, जब वेव फ्लक्स पढ़ते हैं. ओके, वो सब बात की बातें हैं. लास्ट वन इज टेम्परेचर. Now 3 plus 3 6 1 7. Okay, now this is all 7. First, second, third, 4 5 6 7. Now how to learn this? Listen, Mr. Time and current increases temperature. मैं यही लिख देता हूँ, आपको याद करने में आसानी होगी. Listen, Mr. Time and ओके ये बेसिकली एक टर्म से, अगर आपने क्लास 10th में अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा I²R/T. अगर किसी लेट मी राइट हेयर ओनली, अगर किसी रजिस्टर से एक करंट I फ्लो होती है, उसकी रेजिस्टेंस यूनिट 8 है, तो ये जो पावर, ये जो एनर्जी जनरेट करता है, द एनर्जी विच इज जनरेट इज इक्वल टू I²R/T. तो एनर्जी जनरेट होने से क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज करता है. दिस इज टेम्परेचर, देन दिस इज टाइम, डोंट कंफ्यूज. सो दिस इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इसका इंक्रीज करता है. तो क्या होता है? लिसन मिस्टर टाइम एंड करंट, दिस इज करंट, टाइम एंड करंट इंक्रीजेस, टाइम एंड करंट increases, I'm not writing this full, increases temperature. ओके, आई होप दिस विल बी, आपको ये याद रहेगा. ओके, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इसी से याद करिए, आपको कोई और नया फ्रेम वर्ड फॉर्म कर सकते हैं तो आप उससे याद करिए, कोई दिक्कत नहीं. इससे फ़ायदा क्या है कि लिसन मिस्टर टाइम एंड करंट इंक्रीजेस, मतलब इसमें 3 यूनिट्स आपके ऐसे आ जाते हैं, टाइम भी आ जाता है, करंट आता है, टेम्परेचर आता है, बाकी 4 आपको याद करने रहते हैं. ओके, जैसे आपको मतलब अच्छा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. Now, what is unit? Yes, I unit for length. Okay, tell. Okay, this is meter. METRE. Okay, METER लिखते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश है. ओके, आप जो फॉलो करना चाहें. मास किलोग्राम, ऑब्वियसली. टाइम सेकेंड, गुड. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, द सेम आपने जो केमिस्ट्री में पढ़ा वही मोल है. करंट एम्पियर. ओके, इसमें किसी को भी कैपिटल से मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि वो नाम है साइंटिस्ट के. लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, बाकी आपने अभी तक पढ़ा था. टेम्परेचर ये आपने पढ़ा है, केल्विन. स्मॉल के, ओके ये ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल के ही होगा, कैपिटल नहीं होगा. ओके, रिप्रेजेंट विथ स्मॉल एम. ओके, स्मॉल एम और कैपिटल एम में भी अंतर होता है. कैपिटल एम मेगा के लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल एम मीटर के लिए यूज़ करते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा. किलोग्राम स्मॉल के स्मॉल जी, दिस इज फॉर किलो, स्मॉल के. सेकेंड स्मॉल एस. मोल MOL नॉट E. एम्पियर कैपिटल A, कैंडेला C इंटू सॉरी स्मॉल c स्मॉल d, केल्विन कैपिटल K. सो आई होप आपको याद होगा. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड्स टू न्यू, दैट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. ओके, नाउ व्हाट आर द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? Now what are supplementary quantities? Basically there are only 2 supplementary quantity. Supplementary quantity, unit and the symbol. This is supplementary quantity. Okay, दो ही होते हैं आपके, जैसे मैंने बताया था. प्लेन एंगल आपने आज तक यही पढ़ा है. किन्हीं भी 2 लाइंस के बीच में, लेट्स से आप ये एक प्लेन है, इस पे आप कोई भी 2 लाइन ड्रॉ करें जो एक दूसरे को कहीं पर मीट करें. उस पॉइंट पे इन दोनों के बीच में आपको जो ये एक क्या कहते हैं, सर्कुलर लेंथ, सिंपल फॉर्म में कहता हूँ, सर्कुलर लेंथ जो दिखाई देता है ये है एंगल. दिस इज एंगल.
2 यूनिट्स होते हैं इसके भी, आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा। दिस इज डिग्री एंड रेडियन। ओके, एसआई में हम यूज करते हैं रेडियन। तो दिस इज सर्कुलर एंगल। नाउ व्हाट इज प्लेन एंगल, व्हाट इज द यूनिट? दिस इज रेडियन। representation R and D, sorry I think RAD, sorry RAD, सिंपल रेडियन। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, इसे कुछ और मत लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसे थोड़ा लिख भी देते हैं तो वो स्पेल मिस्टेक माना जाएगा, पर अगर आप इसे लिखते हैं तो वो गलत होगा, तो सो प्लीज़ आप उसे मत लिखिएगा। ओके, नाउ so I hope this will be clear. रेडियन। ओके, नेक्स्ट वन सॉलिड एंगल। आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है, इनफैक्ट 11th में भी एंड में पढ़ेंगे आप। ये आता है आपका चैप्टर इंटेंसिटी ही चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? अगर मैं आपको एक कोन बनाऊं, लेट्स से दैट्स अ कोन, ये कोन है, ये 2 लाइनें नहीं है, कोन है, तो इनके बीच में एक एरिया आपको मिलेगी ऐसे। ये जो एरिया, इसी को कहते हैं सॉलिड एंगल। अच्छा, थोड़ा सा एक और मतलब बेसिक बताऊं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एंगल जो होता है ये एक सर्कुलर लाइन होती है, और जो आपका सॉलिड एंगल होता है ये एक एरिया होता है। आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू। और दोनों ही ज्योमेट्रिकल्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, तो आपको एक सबसे पहले एक मतलब जब पूरा ओपन होगा तो आपको कुछ एक मतलब एक ऐसा मिलेगा। कोन को अगर हम पूरा ओपन कर दें तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और ये आपका पूरा एक सेमी सर्कल इसके ऊपर फॉर्म कीजिए। आई होप मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। तो सेमी सर्कल जैसे फॉर्म करेंगे, जैसे कि ऐसे मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए कोन आपका पहले ऐसा था, तो ये था आपका सॉलिड एंगल। आपने इसको और बढ़ा दिया तो कुछ ऐसा हो गया। आपने इसको बहुत बढ़ा दिया तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। जब इसको पूरा इंक्रीज कर देंगे तो ये आपको मतलब एक ऐसे मतलब पाई शेप में मिलने लगेगा। पाई शेप मतलब इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, सॉलिड एंगल को डिफाइन कैसे, स्टेयर रेडियन को डिफाइन कैसे करते हैं? अगर जैसे कि एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, सॉरी एक रेडियन कैसे डिफाइन करते हैं, एक रेडियन ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर आपका ये एक सर्कल है तो वो एंगल, यहाँ पे वो एंगल जिसका जो आर्क है, ये आर और ये लेंथ भी आर हो, मतलब ये आर्क रेडियस के बराबर हो, तो ये एंगल रेडियन कहलाता है। उसी तरह अगर ये एरिया आपका पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो तो ये 1 स्टेयर रेडियन कहलाता है। ओके, आई एम नॉट कंफ्यूज। अच्छा ओके, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हुआ तो आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। जब ये आगे आएगा तब आपको फिर से इसमें आप मतलब इसे आप समझ सकते हैं। इस चैप्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नाउ दिस इज ओके, इसे ध्यान दीजिए, स्टेयर रेडियन। इनफैक्ट अगर आपको इस पर और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप वीडियो मतलब एनिमे फॉर्म में देख सकते हैं यूट्यूब पर स्टेयर रेडियन। वो आपको एग्जैक्ट क्लियर मतलब अच्छा क्लियर देगा, क्योंकि मैं कुछ भी करूँ आप एनिमे नहीं बना सकता। तो स्टेयर रेडियन आप एनिमे के फॉर्म में देख सकते हैं, उस पर आपको अच्छा क्लियर मिलेगा। स्टेयर रेडियन, दिस इज SR, स्मॉल एस स्मॉल आर, इंपॉर्टेंट है, स्मॉल एस स्मॉल आर याद रखिएगा। ओके ओके, ये सब हुई आपके क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, लेट राइट सम एग्जांपल ऑफ डिराइव क्वांटिटीज। एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, उनके एग्जांपल लिख लेते हैं। वॉल्यूम, अच्छा वाई वॉल्यूम, क्योंकि इसमें 3 लेंथ है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। एरिया 2 लेंथ है। वेलोसिटी लेंथ और टाइम है। ओके, लेट मी गेट अ न्यू पेन। velocity, sorry this L, velocity. Next one acceleration, length and time square, मतलब टाइम लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टाइम स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट वन फोर्स, पावर, चार्ज, इंपॉर्टेंट,
क्यों? नॉर्मली स्टूडेंट को मतलब स्टूडेंट को लगता है कि चार्ज जो है आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, आप मतलब ध्यान दीजिएगा, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है, करंट होती है, एटसेट्रा। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज में ही कुछ आपके एग्जांपल्स की बात करते हैं, ताकि आप यूज टू हो जाएं फंडामेंटल क्वांटिटीज को कैसे मतलब ब्रेक करते हैं। जैसे कि लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, मास की किलोग्राम, करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, लिमिट कैंडेला, टेम्परेचर केल्विन। तो इसकी यूनिट्स कैसे लिखेंगे? बाकी इन सब की या इन सब की यूनिट्स कैसे लिखेंगे? तो उसको ऐसे लिखते हैं डिराइव। लेट मी राइट सम एग्जांपल्स। डिराइव्ड quantities in terms of fundamental. Next one, units. ओके, मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जब हमने पहली बार यूनिट्स को डिफाइन किया था ना, तो यूनिट्स भी आपकी कुछ मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, बेसिकली तीन पार्ट्स में अगर आप कह लें तो, फंडामेंटल, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री। तो यूनिट्स भी उसी तरह डिवाइड होती हैं। द यूनिट्स यूज फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज दिस विल नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। ये जो यूनिट आपकी हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये जो आपकी यूनिट्स आपको यहाँ दिख रही हैं, ये दिस यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, और यूनिट्स जो हम इसको यूज करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स हैं। मतलब इनके भी तीन क्लासिफिकेशन उन्हीं के बेसिस पर। मतलब द यूनिट्स यूज फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नॉट फंडामेंटल यूनिट्स, यूनिट यूज फॉर डिराइव्ड क्वांटिटीज आर नॉट डिराइव्ड यूनिट्स। सिंपल। सो इसमें कुछ एग्जांपल लिखते हैं। लेट्स से लाइक अ स्मॉल वन, सिंपल वन, एरिया। नाउ व्हाट में एरिया इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल रिप्रेजेंट करूँ, दिस इज लेंथ इनटू लेंथ। अच्छा, आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेंथ इनटू, मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ ही लिखा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी लेंथ ही लिख रहा हूँ। सो लेंथ इनटू लेंथ। नाउ व्हाट इज यूनिट ऑफ दिस विल बी मीटर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज मीटर, दिस इज मीटर। दोनों की यूनिट लिखिए, सॉल्व मतलब उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप मीटर इंटू मीटर लिखेंगे तो ये मतलब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं माना जाता। मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम। दिस इज लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। दिस विल बी, आप चाहें तो पहले सॉल्व भी कर लें, कोई डाउट अच्छा होगा आपके लिए। दिस इज मीटर क्यूब। I hope this will be simple. Next one is speed. This is length per unit time. अगर आपको ध्यान हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस का लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम। नाउ फॉर लेंथ दिस इज दैट इज अ मीटर। ओके, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज ही इसमें पुट करेंगे। यहाँ पे हम मीटर की जगह सेंटीमीटर नहीं पुट करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल लिखा है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये सारी क्वांटिटीज आपकी डिराइव मानी जाएंगी। ये सारी आप मतलब यूनिट्स यहाँ मैं लिख सकता हूँ डिराइव्ड, ये उनसे डिराइव हुई हैं, फंडामेंटल टर्म्स में डिराइव हुई हैं। तो क्योंकि फंडामेंटल पुट कर डिराइव कर रहे हैं, तो मीटर आपकी जो होगी वो फंडामेंटल है, मीटर स्क्वायर डिराइव है, मीटर क्यूब डिराइव है, मीटर पर सेकंड डिराइव है। ऐसे आपकी सारी क्वांटिटी डिराइव होंगी। मतलब उन सातों के टर्म्स में हम इस पूरी लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, दिस इज मीटर पर यूनिट सेकेंड, या यू कैन ऑल्सो राइट मीटर सेकेंड इनवर्स। आप मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, मीटर सेकेंड इनवर्स आप इसे लिखना चाहें। ओके, नाउ लेट मी राइट वंस मोर। वॉल्यूम ओके हो गया। स्पीड, लेट्स राइट एक्सेलरेशन। ये मैं लिखता हूँ, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन कोई बात नहीं, यहाँ मैं लिखता हूँ, आप इसे फिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। नेक्स्ट वन, फोर्स, फोर्स इज मास, लेट मी राइट मास into length upon time square. Next one is let's write last one, work. Work is mass length square upon time square. This is force into displacement of F dot S.
लास्ट वन, लेट मी राइट काइनेटिक एनर्जी, दिस इज हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, तो आई होप आपने कर लिया होगा। दिस विल बी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और यू कैन ऑल्सो राइट इज मीटर सेकेंड माइनस 2, दैट्स ऑल राइट। दिस इज मास। अच्छा ओके, आपको ये जो टेबल है आपको ये बाई हार्ट करना होगा। मैंने पहले ही कहा था आप इसे याद कर लें, अगर नहीं है तो अभी के लिए आप पलट के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पलट सॉल्व करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पहली बार ऐसे ही करते हैं, लेकिन कुछ देर में आपको ये यूज टू हो जाएगा, ये अच्छी बात होगी, ये आप उसे याद कर लें। मास इज किलोग्राम, मीटर, दिस इज सेकेंड स्क्वायर, सो आई कैन राइट इट एज किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2। फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज मास, दिस एक्सेलरेशन, इसी को न्यूटन कहते हैं। अगर आप ध्यान दें तो 1 न्यूटन इसी को कहा जाता है। अगर 1 किलोग्राम बॉडी पर 1 किलोग्राम बॉडी को एक्सेलरेशन देना हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो हमें जो फोर्स लगाना होगा उसे डिफाइन करते हैं 1 न्यूटन, मीन्स अब डेफिनेशन है। वर्क सिंपल, ओके, आई होप आपने सही किया होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। अब मैं दोनों फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ। दिस इज ओके, यहाँ पे हाफ की कोई यूनिट नहीं होती, दिस इज कांस्टेंट, इसकी कोई यूनिट डिफाइन नहीं होती, ये कांस्टेंट है। इनफैक्ट इसका डायमेंशन डिफाइन नहीं होता, डायमेंशनलेस है, रेशियो है, सिंपल नंबर है, किलोग्राम। ओके, नाउ वेलोसिटी स्क्वायर। अच्छा मैं इसे पहले ऐसे करता हूँ, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, अगेन स्क्वायर, सो दिस विल बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेकेंड स्क्वायर। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओके लेट मी राइट एज और, ओके और किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। अच्छा मैंने ऐसे लिखा, आप ये देख पाएँ कि ये यूनिट और ये यूनिट सेम है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो वर्क और एनर्जी है ये एनालॉगस हैं, इसीलिए इनका कन्वर्जन पॉसिबल होता है। आपने पढ़ा भी होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस दैट टाइप। ओके, लेट मी राइट द पॉइंट विच आई वाज टेलिंग, दैट units are also divided into 2 parts, that is fundamental units. Now what are these fundamental units? Let me write this first one. Units used to represent fundamental quantity. Next one, or you can say is derived units. Units used to represent derived quantity. Okay, so these all are derived quantities, these are the derived units, and those are जो साथ पहले लिखे थे वो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। ओके, तो यह वो क्लियर होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, बाकी अगली क्लास में करते हैं। अगर आप इतना भी एक क्लास में पढ़ते हैं तो आई थिंक दिस विल बी सफिशिएंट फॉर यू। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो किसी फिजिकल मैटर की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिनोमेना की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाए। इसके बहुत सारे एग्जांपल थे, मास, लेंथ, टाइम, एरिया, एक्सेलरेशन। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ फंडामेंटल और फंडामेंटल डिराइव्ड उनको जोड़ दीजिए तो डिराइव्ड मतलब आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। ओके, नाउ फिजिकल क्वांटिटी से 2 पार्ट होते हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड, और एक एडिशनल पार्ट है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। यूनिट्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड आपके रेफरेंसेस होते हैं जिनके टर्म्स हम बाकी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि सारे मतलब लोगों ने इसे मिलकर एक्सेप्ट किया है, सारे ही आपके कंट्रीज, नेशनल वाइड, वर्ल्ड वाइड। अच्छा
ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मेजरमेंट इज कंपैरिजन। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये इसकी लेंथ कितनी है, तो आप यहाँ पे स्केल रखेंगे कैसे और इसको मेजर करेंगे, तो इस टिप से लेके इस टिप तक जो आपकी लेंथ आएगी वो इसकी लेंथ होगी। तो मतलब स्केल के सामने जब इसको कंपेयर करेंगे तो आपको इसकी लेंथ मिलेगी, मतलब दिस बेसिकली कंपैरिजन मेजरमेंट इज। ओके, अब फिजिकल क्वांटिटीज आपके साथ होते हैं, साथ तो मैंने बता दिया, लिसन मिस्टर टाइम एंड करंट, इंक्रीजेस टेम्परेचर। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो होती हैं, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, और डिराइव्ड हमने कुछ लिखा। अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटीज इतनी नहीं होती हैं, आप बहुत सारे पढ़ेंगे। इसकी काइनेटिक एनर्जी के बाद मैं लिखता पावर, इम्पल्स, मोमेंटम। अच्छा ओके ओके, लेट मी गिव यू होमवर्क। आप सब लोग मोमेंटम की अपने से मोमेंटम रिप्रेजेंट करते हैं इसे पी से। क्या आई थिंक आपको फॉर्मूला याद होगा। आप मोमेंटम का डिराइव्ड यूनिट लिखिएगा अपने से। ओके, तो इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।